तो लास्ट लेक्चर में हमने पोजीशन और पोजीशन में होने वाले चेंज को ऑब्जर्व करना सीखा और उसे कैलकुलेट करना भी सीखा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के टर्म में। साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि डिस्प्लेसमेंट क्योंकि वो एक वेक्टर क्वांटिटी है उसके साथ डायरेक्शन एसोसिएटेड है, जिस वजह से डिस्प्लेसमेंट हमें क्या बताता है, ऑब्जेक्ट की फाइनल पोजीशन भी बता पाता है, जो कि हम डिस्टेंस के केस में नहीं जान पाते हैं। अब वही सेम लगभग प्रॉब्लम हमारे साथ स्पीड के साथ भी आती थी। स्पीड अगेन एक स्केलर क्वांटिटी है और वहीं पे वेलोसिटी हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी होती थी। तो पहले तो हम ये समझते हैं कि जब भी हम यहाँ पे एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी की बात करने वाले हैं, तो हम ये पूरे मोशन यानी थ्रू आउट द मोशन को ध्यान में रखते हुए हम इस चीज़ की बात करेंगे, यानी पूरे एंटायर मोशन की हम बात करने वाले हैं, या फिर हम किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है इसको हम थोड़ा ध्यान से समझेंगे। ठीक है, लेट्स से हमारा जो साइकिलिस्ट है वो 0 पे है, राइट, और उसने मोशन को स्टार्ट किया, वो 0 से पहुंचा 3 पे। ठीक है, और 3 से पहुंचा 6 पे, और 6 से पहुंचा फिर वापस 3 पे, यानी कि 0 से 3, 3 से 6, यानी 0 से 6 स्ट्रेट वन वे, और फिर 6 से वापस वो आया 3 पे। सो लेट्स से कि ये पूरी डिस्टेंसेस मीटर में है, तो इसका मतलब उसने +6 मीटर पहले ट्रैवल किया और बाद में -3 मीटर्स की डिस्टेंस ट्रैवल की, सॉरी डिस्प्लेसमेंट किया। ठीक है, प्लस माइनस का मतलब +6 पॉजिटिव डायरेक्शन में, -3 का मतलब 3 मीटर्स निगेटिव डायरेक्शन में। हम राइट साइड को पॉजिटिव मान रहे हैं अगेन, और लेफ्ट साइड को हम निगेटिव मान रहे हैं। करेक्ट। सो इस केस में हम देख रहे हैं कि जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है, जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगी वो होगी 6 + 3, क्योंकि डिस्टेंस के केस में हम डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं रखते। सो 9 + 3 का मतलब हो गया 9 मीटर। और वहीं पे अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया +6 और -3, तो हमें मिला 3 मीटर्स। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हमें मिला +3 मीटर, +3 यानी पॉजिटिव, क्योंकि फाइनल पोजीशन ऑब्जेक्ट की 3 पे है, इनिशियल पोजीशन जो है वो है 0। FP इज द फाइनल पोजीशन, IP इज द इनिशियल पोजीशन। ओके, सो लेट्स से कि इस पूरे मोशन को होने में टाइम लगा 5 सेकेंड्स। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे एवरेज स्पीड कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ, ठीक है, अब एवरेज स्पीड का मतलब क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। और वहीं पे अगर मैं एवरेज वेलोसिटी की बात करूँ, तो एवरेज वेलोसिटी का मतलब क्या हो गया, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो यहाँ पे हमारी जो एवरेज डिस्टेंस, सॉरी एवरेज स्पीड आ रही है, टोटल डिस्टेंस हमारी है 9 मीटर्स। ठीक, और टोटल टाइम कितना लगा 5, तो 9/5 लगभग हमें जो मिलेगा 1.8 मीटर पर सेकेंड। करेक्ट। और वहीं टोटल डिस्प्लेसमेंट देखें, टोटल डिस्प्लेसमेंट हुआ +3 और टाइम लगा 5 सेकेंड्स, तो यहाँ पे आ रहा है 0.6 मीटर पर सेकेंड। तो मेरे ख्याल से हमें एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी में कुछ बेसिक डिफरेंस तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, कि किस तरह से इसको कैलकुलेट करते हैं। अब इसको थोड़ा सा ग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझ लेते हैं। स्पीड तो हम सब बचपन से पढ़ रहे हैं, स्पीड का हम सबको आइडिया है। डिस्टेंस हमारे लिए कोई नई चीज़ नहीं है, लेकिन जो थोड़ा सा हमारे लिए शायद नया हो सकता है, वैसे तो हमने क्लास 9 में भी एक बार पढ़ा है, लेकिन जो थोड़ी सी नई चीज़ हो सकती है वो है डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी। और यहाँ पे जो हम ग्राफ के साथ जिस डिटेल में इस चीज़ को पढ़ेंगे, ये शायद हमने पहले नहीं पढ़ा होगा, और अगर हमने पहले पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है। सो लेट्स से कि हमारे पास कोई मोशन है, हमारे पास कुछ इस तरह का ग्राफ है। ठीक है, अब कुछ इस तरह का ग्राफ का मतलब क्या हुआ, अगर मैं इसको प्रॉपरली एक्सप्लेन करूं, पहले मैं काम करता हूं, आप लोगों को ग्राफ एक्सप्लेन कर देता हूं। तो लेट्स से कि ये जो हमारा बाइकर है, लेट्स से ये 0 से 6 मूव कर रहा है, ये सारे डिस्टेंसेस अभी मीटर्स में है। ठीक है, तो जब ये 0 से 6 मूव कर रहा है, हो सकता है शुरुआत में इसकी स्पीड कम हो, बाद में इसकी स्पीड बढ़ रही हो, यानी लगातार कंटिन्यूस रेट से इसकी स्पीड बढ़ रही है, या फिर शुरुआत में इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है और बाद में इसकी स्पीड कम हो गई, या फिर थ्रू आउट द मोशन इसकी स्पीड क्या है, कॉन्स्टेंट है। तो हम क्या करेंगे, लेट्स से कि इसकी स्पीड कांस्टेंट है और इसकी स्पीड क्या है, हम ये मानते हैं अभी इस पॉइंट पे कि इसकी जो स्पीड है वो है 1 मीटर पर सेकेंड, राइट, कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन। तो हम देखेंगे ये जो साइकिलिस्ट है ये 0 पे 0 है, 1 मीटर पे 1 सेकेंड पे ये 1 मीटर पे पहुंचा, 2 सेकेंड पे ये 2 मीटर पे पहुंचा, 3 सेकेंड पे ये 3 मीटर, 4 सेकेंड पे 4 मीटर, और 5 सेकेंड पे 5 मीटर, और वैसे ही 6 सेकेंड पे 6 मीटर। तो हमें जो ग्राफ यहाँ पे मिलेगा वो कुछ इस तरह का मिलेगा, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। और इस स्ट्रेट लाइन से हम क्या समझ रहे हैं यहाँ पे, कि हम देखो कोई भी पॉइंट पकड़ेंगे, अगर लेट से हम 2.5 सेकंड पे देखना चाहते हैं, तो हम सबको पता है 2.5 सेकंड पे वो कहाँ होगा, 2.5 मीटर पे होगा। तो यहाँ से हम उसे
लोकेट भी कर पाते हैं। तो इसी तरह से हमें यहाँ पे अलग अलग तरह के ग्राफ मिल सकते हैं। तो लेट्स से कि जस्ट हमें और किस किस तरह का हमें यहाँ पे ग्राफ ऑब्जर्व करने को मिल सकता है। लेट्स जस्ट ऑब्जर्व दैट। ठीक है, तो यहाँ पे हमें जो ग्राफ मिल सकता है, हमें कुछ इस तरह का ग्राफ मिल सकता है। ठीक, क्योंकि हम जानते हैं कि लेट्स से कि पोजीशन है उसमें निगेटिव चेंज भी आ सकता है। डिस्प्लेसमेंट में जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, तो अगर ऑब्जेक्ट ने अपनी डायरेक्शन चेंज की और वो उल्टी डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करता है, तो डिस्प्लेसमेंट निगेटिव होता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट निगेटिव होता है, तो पोजीशन में निगेटिव चेंज आ रहा है इस पोजीशन में। करेक्ट। हमारा ग्राफ कुछ इस तरह से भी हो सकता है, हमारा ग्राफ कुछ ऐसा भी हो सकता है, लेकिन हमारा ग्राफ कैसा नहीं हो सकता है वो ये है। ये जो ब्लैक कलर का ग्राफ मैंने अभी अभी जस्ट बनाया, हमारा ग्राफ इस तरह से नहीं हो सकता, क्योंकि हम टाइम यहाँ पे अगर हम ध्यान दें तो 4 सेकंड के बाद क्या हो रहा है अचानक से, ये 4 सेकंड की बात करें तो फिर 3 सेकंड पे, यानी कि 3 सेकंड पे हमारे पास ऑब्जेक्ट की दो दो पोजीशन मिल रही है हमें। और दूसरी चीज़ हम देखें कि ऑब्जेक्ट 4 सेकंड के बाद फिर से 3 सेकंड पे पहुंच गया। मतलब टाइम एक्सेस, टाइम की अगर हम बात करें तो टाइम का तो हमें पता है ना, टाइम एक ही डायरेक्शन में आगे पहुंचता है। अब ऐसा तो होता नहीं है कि आज रात में सोऊंगा और फिर आज सुबह उठ जाऊंगा। मतलब टाइम में हम बैक, मेरी बात सिंपल सी है कि टाइम में हम बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं जा सकते, टाइम में हम सिर्फ आगे बढ़ सकते हैं। तो अगर आज रात में सोऊंगा तो कल सुबह उठूंगा, राइट, यानी टाइम सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। तो ये ग्राफ बेसिकली यहीं पे गलत हो जाता है। ठीक है, अब ग्राफ से हम थोड़ा सा समझते हैं कि हम एवरेज वेलोसिटी को किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। लेट्स से कि हमें कुछ इस तरह का ग्राफ मिलता है। और एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? एवरेज वेलोसिटी एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के लिए होती है। तो लेट्स से t1 1 सेकेंड से लेकर के 6 सेकेंड तक हम एवरेज वेलोसिटी हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम पहले क्या करेंगे, हम t इज इक्वल टू 1 पे ऑब्जेक्ट की पोजीशन को लोकेट कर लेंगे इस डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में। तो हमें दिख रहा है 1 पे ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, 1 पे है। उसी तरह से 6 पे टाइम t इज इक्वल टू 6 सेकेंड पे ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, हम बात करें तो ऑब्जेक्ट हमारा हमें 5 मीटर्स पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो T2 इज इक्वल टू 6 सेकेंड पे। तो T1 पे ऑब्जेक्ट जो है उसको हम बोलते हैं x1 इज इक्वल टू 1 मीटर्स, और T2 पे ऑब्जेक्ट जहाँ पे उसको हम बोलेंगे x2 इज इक्वल टू 5 मीटर। और अभी अभी जस्ट हमने पढ़ा था कि जब भी हम एवरेज वेलोसिटी की बात करते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अब अगेन वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट मतलब कितना हो, डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या हुआ, चेंज इन पोजीशन। और चेंज इन पोजीशन का मतलब क्या होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। सो फाइनल पोजीशन इज x2, इनिशियल इज x1। और वहीं पे अगर मैं टाइम इंटरवल की बात करूँ तो टाइम इंटरवल हमारा टोटल टाइम यानी कि T2 माइनस T1, जिस टाइम इंटरवल के लिए हम एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट कर रहे हैं। और यहाँ पे हम एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट कर रहे हैं फॉर टाइम इंटरवल 1 2 6 सेकेंड। करेक्ट, ऐसा लिखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट रिमाइंड करने के लिए। ओके, तो अब एक चीज़ और अगर हम ऑब्जर्व करें कि ये जो लेंथ है, ये लेंथ हमें T2 माइनस T1 बता रही है। ठीक है, उसी तरीके से ये जो लेंथ है, ये लेंथ हमें x2 माइनस x1 बता रही है। तो अगर मैं इसको एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देता हूँ, इन दोनों पॉइंट्स को अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देता हूँ, और ये इस ट्रायंगल में थीटा एंगल हो गया, तो यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू हमें क्या मिल रही है, अगर हम क्लियरली ऑब्जर्व करें तो अगेन tan थीटा हमें क्या बता रहा है, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन का स्लोप बता रहा है हमें tan थीटा। ठीक है, tan थीटा की वैल्यू क्या आ रही है, x2 माइनस x1 अपॉन T2 माइनस T1। तो क्या ये tan थीटा के इक्वल है, स्लोप का सिंबल होता है हमारा m, राइट। तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि पोजीशन टाइम ग्राफ में हमें किसी भी टाइम इंटरवल पे अगर वेलोसिटी निकालनी है, तो हम पोजीशन टाइम ग्राफ में उस ऑब्जेक्ट को पहले लोकेट करेंगे उस पर्टिकुलर टाइम पे, जैसे कि हमने यहाँ पे किया, ये T1 टाइम पे, और ये T2 टाइम पे हमने यहाँ पे किया, और इसको हम स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देंगे। और उस स्ट्रेट लाइन का अगर हम स्लोप निकाल लेंगे तो हमें उस पूरे इंटरवल यानी 1 सेकेंड से लेकर 6 सेकेंड जो हमारा टाइम इंटरवल यहाँ पे है, उस पूरे इंटरवल के लिए हमें क्या पता चल जाएगी, वेलोसिटी मिल जाएगी। करेक्ट, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो हमारी एवरेज वेलोसिटी आएगी, चलो हम उसको कैलकुलेट भी कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारी एवरेज वेलोसिटी क्या रही, x2 माइनस x1, x2 की वैल्यू है 5, x1 की वैल्यू हमारी है
1 अपॉन टी टू माइनस टी वन जो है 6 माइनस 1, तो ये लगभग 4/5 आ रही है। 4/5 मतलब लगभग 0.8 मीटर पर सेकेंड। और क्योंकि हम वेलोसिटी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें दिख रहा है ये ऑटोमेटिकली प्लस हो जाएगा, क्योंकि जब कुछ नहीं होता है तो प्लस मान लेते हैं उसे, ठीक है। सो प्लस 0.8 मीटर पर सेकेंड, राइट। तो हमारी जो वेलोसिटी आ रही है वो है 0.8 मीटर पर सेकेंड, जो एवरेज वेलोसिटी है इस केस में। अब देखो लेट्स से कि हमारे पास ये ग्राफ है, अब हम अलग अलग टाइम इंटरवल्स पे दो एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं और उसे कंपेयर करते हैं। लेट्स से कि हमने क्या माना, t1 1 सेकेंड को, और t2 हमने माना 6 सेकेंड को, राइट। तो t1 पे जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन है ये क्या हो गई, x1 की वैल्यू क्या आ गई 1 मीटर्स, और उसी तरह से t2 पे जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन है वो आ गई हमारी x2 जो है वो आ गई हमारी 4 मीटर, करेक्ट। सो इस केस में हमारी जो एवरेज वेलोसिटी आएगी, एवरेज वेलोसिटी अब यहाँ पे मैं नोट कर दे रहा हूँ 1 to 6 सेकेंड की हम इस मोशन में बात कर रहे हैं, तो वो आएगी x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। अब इस x2 माइनस x1 को मैं डेल्टा x यानी चेंज इन पोजीशन अपॉन डेल्टा t यानी कि टाइम इंटरवल का जो ड्यूरेशन होता है इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से x2 माइनस x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 माइनस 1 अपॉन t2 माइनस t1 यानी 6 माइनस 1, तो ये आ रही है 3/5, ये कुछ 0.6 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। और यहीं पे अगर मैं लेट्स से कि अभी मैंने क्या किया, टाइम इंटरवल चेंज कर दिया, अभी मैं 2 से 6 सेकेंड के बीच में, यानी कि मेरे t1 की वैल्यू हो गई 2 और t2 की वैल्यू वही है 6, तो यानी कि अब मैं एवरेज वेलोसिटी दूसरे टाइम इंटरवल के लिए निकालना चाहता हूँ 2 to 6 सेकेंड्स। अब कंपेयर करते हैं इसको, अगेन ये वैल्यू आएगी x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1, ठीक है। अब देखो यहाँ पे t1 जो है हमारा 2 सेकेंड है, तो 2 सेकेंड पे ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो क्या है, वो 2 मीटर है, ठीक है। तो यहाँ पे x2 हमारा सेम होगा 4 मीटर, 4 माइनस x1 2, और t2 की वैल्यू हो गई हमारी 6 और t1 की वैल्यू हो जाएगी हमारी 2, क्योंकि 2 सेकेंड से 4 सेकेंड की बात हो रही है। तो यहाँ पे हमें मिलेगा 2/3, ठीक। और 2/3 का मतलब होता है हमारा, 2/3 का मतलब हो गया 0.67 मीटर पर सेकेंड, राइट। सो आई होप कि यहाँ पे हमें क्लियरली दिख रहा है, हम सब इस चीज़ को क्लियरली देख पा रहे हैं कि दोनों केस में एवरेज वेलोसिटी में थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। मतलब दोनों केस में एवरेज वेलोसिटी जो है हमारी अलग अलग आ रही है। अब ये बिल्कुल जायज़ सी बात है, ये बिल्कुल जायज़ बात है। ऐसा क्यों जायज़ है, क्योंकि देखो हो सकता है कि ऑब्जेक्ट शुरुआत में बहुत तेज चल रहा हो, बाद में उसकी स्पीड धीमी हो गई हो, या बीच में वो ऑब्जेक्ट रुक गया हो, तो इस वजह से क्या होगा, अलग अलग टाइम इंटरवल्स में हमें अलग अलग एवरेज वेलोसिटी देखने को मिल सकती है। हो सकता है बीच में कोई ऐसा पॉइंट आए जब ऑब्जेक्ट बिल्कुल ही रुक जाए, एकदम स्टेशनरी हो जाए, यानी कि उसका डिस्प्लेसमेंट हो ही नहीं रहा है उस पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में। तो अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है इसका मतलब उस टाइम इंटरवल के लिए उसकी एवरेज वेलोसिटी क्या हम मानेंगे, जीरो, सीधे वो जीरो हो जाएगी, क्योंकि कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। और अगर लेट्स से इनिशियली अगर मोशन के शुरुआत में ऑब्जेक्ट बहुत धीमे मूव कर रहा है, तो उस शुरुआत के टाइम इंटरवल में जो एवरेज वेलोसिटी हम कहेंगे वो होगी कम, और मोशन के एंड में अगर ऑब्जेक्ट काफ़ी तेज़ी से मूव कर रहा है तो ऑब्जेक्ट की एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी ज़्यादा, ठीक है। तो इसी वजह से अलग अलग टाइम इंटरवल्स में हमें अलग अलग एवरेज वेलोसिटी देखने को मिल सकती है, ठीक है, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी पूरे टाइम इंटरवल को कंसिडर करके माना जाता है, ठीक है। जब भी हम एवरेज वेलोसिटी की बात करते हैं तो हम एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के लिए बात कर रहे होते हैं, ठीक है। तो पहले केस में हम 1 सेकेंड से 6 सेकेंड तक हमने बात किया, सेकेंड केस में हमने 2 सेकेंड से 6 सेकेंड के लिए बात किया, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा एवरेज वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट। और इसी के साथ बेटर होगा कि हम एक छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व कर लें इससे पहले कि हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के डिस्कशन पे आए। तो ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे एक साइक्लिस्ट है जो 0 से 2 किलोमीटर की डिस्टेंस 60 की स्पीड से कवर कर रहा है। उसके बाद 2 से 6 किलोमीटर की डिस्टेंस वो 80 की स्पीड से कवर कर रहा है, और 6 से 9 किलोमीटर की डिस्टेंस वो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर कर रहा है। अब कुछ लोग ऐसा कहेंगे कि ये जो साइक्लिस्ट है इसकी जो स्पीड है ये थोड़ी सी अनरियलिस्टिक है, ठीक है। अब देखो यार, बजट इतना है मेरा, अगर तुम लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दोगे तो मैं इस साइकिलिस्ट की जगह पे शायद तुम्हारे लिए एरोप्लेन या ट्रेन भी ला दूं यहाँ पे इस एनिमेशन के साथ, ठीक है। सो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कि मैं इस साइकिलिस्ट को रिप्लेस करके एक बाइक ला सकूं, ताकि ये एग्जाम्पल ज़्यादा रियलिस्टिक लगे। तो चलो, तब तक हम अपने अनरियलिस्टिक एग्जाम्पल के साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब हमसे पूछा है यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी। हम सबको एक चीज़ पता है भैया कि एवरेज वेलोसिटी का मतलब क्या हो गया, चेंज इन पोजीशन, यानी कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन
जो टाइम इंटरवल की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तो हमें स्पीड पता है, हमें टाइम इंटरवल तो पता ही नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लेट्स से कि ऑब्जेक्ट को 0 से 2 किलोमीटर जाने में टाइम लगा t1, और 2 से 6 किलोमीटर जाने में टाइम कितना लगा t2, और उसी तरह से 6 से 9 किलोमीटर जाने में टाइम कितना लगा t3, करेक्ट। तो अब सिंपल सा लॉजिक लगाओ, क्योंकि ये मोशन इन स्ट्रेट लाइन हो रहा है और यहाँ पे ऑब्जेक्ट पीछे नहीं लौट रहा है। अगर ऑब्जेक्ट पीछे नहीं लौट रहा है, यानी कि जो डिस्टेंस होगी वही डिस्प्लेसमेंट होगी। तो यानी कि यहाँ पे हम एवरेज वेलोसिटी बोले या एवरेज स्पीड बोले, दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम होगा। डायरेक्शन की बात स्पीड में तो हम करेंगे ही नहीं, और वेलोसिटी में हम डायरेक्शन के बिना आंसर बता नहीं सकते, ठीक है। लेकिन जो मैग्नीट्यूड होगा वो तो सेम आएगा। तो चलो इस t1 इंटरवल के लिए हम बात करते हैं। तो हम देख रहे हैं स्पीड क्या है 60, ठीक है। 60 का मतलब क्या हुआ है, स्पीड का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया 2 किलोमीटर, और टाइम कितना है t1। तो यहाँ से हमें t1 की वैल्यू क्या मिलेगी, t1 की वैल्यू हमें मिल जाएगी 2/60। 2/60 मतलब 1/30, और ध्यान रहे ये आंसर आर में आएगा, 1/r। इसको हम मीटर पर सेकंड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन शायद इस केस में हमें आर्स में सॉल्व करना ज़्यादा इजी होगा हमारे लिए। उसी तरह सेकंड केस की अगर हम बात करें, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, सेकंड केस में डिस्टेंस ट्रेवल की 2 to 6, यानी कि 4 किलोमीटर्स, राइट। 4/t2 इज इक्वल टू 80। तो यहाँ से हमें t2 की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 4/80, यानी 1/20 आवर्स, ठीक है। और थर्ड केस की बात करें डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो हमारा डिस्टेंस है 6 to 9, यानी 3 किलोमीटर्स, अपॉन t3 इज इक्वल टू 30। तो यहाँ से हमें t3 की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 3/30, यानी कि 1/10 हार्स, ठीक है। अब अगर मैं वापस से एवरेज वेलोसिटी पे आऊँ, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, टोटल डिस्प्लेसमेंट। टोटल डिस्प्लेसमेंट मतलब ऑब्जेक्ट स्टार्ट किया 0 से और फाइनली पहुंचा ऑब्जेक्ट कहाँ पे, 9 पे, राइट। सो 0 से 9 मतलब 9 किलोमीटर का टोटल डिस्प्लेसमेंट हुआ, और पॉजिटिव डायरेक्शन में हुआ, तो प्लस साइन हमें लगाने की जरूरत नहीं है। 9 किलोमीटर अपॉन टोटल टाइम जो लगा वो है 1/30 प्लस 1/20 प्लस 1/10, ठीक। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, 9 अपॉन, और ये जो है ये सब आर्स में है, ये जो पूरा टाइम है ये आर में है। तो हमें पूरा आंसर किलोमीटर पर आर में मिलेगा। 9 अपॉन, हम एलसीएम लेंगे, यहाँ पे 60 आ रहा है, 2 प्लस 3 प्लस 6, करेक्ट। सो यहाँ पे हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो है 9 इंटू 60 अपॉन 2 प्लस 3 5 प्लस 6 11। सो यहाँ पे हमारी जो एवरेज वेलोसिटी आ रही है वो आ रही है 540 अपॉन 11 किलोमीटर पर आवर। अब 540 अपॉन 11 इज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू समथिंग अराउंड 49 पॉइंट, आई बिलीव 49 पॉइंट समथिंग। सो यहाँ पे 49 पॉइंट समथिंग, हमें 49 पॉइंट कुछ मिलेगा आंसर, ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग। सो लगभग 49 किलोमीटर पर आवर जो है इसकी एवरेज वेलोसिटी आ रही है। अब अगर हम इस पूरे मोशन को ऑब्जर्व करें, तो 0 से लेकर के 2 तक इसकी स्पीड थी 60, 2 से 6 तक लेकर के जिस स्पीड से ये मूव किया या जिस वेलोसिटी से ये मूव कर रहा था वो थी 80, और 6 से 9 तक जो इसकी वेलोसिटी थी वो थी 30 किलोमीटर पर आवर, करेक्ट। तो इन सारों का जो एवरेज आ रहा है, इन सारे का जो एवरेज आ रहा है, वो एवरेज हमें क्या मिल रहा है, दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 49 किलोमीटर पर आवर, राइट। सो आई होप ऐसे चिंडी क्वेश्चंस हम लगा लेंगे। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था, इस तरह क्वेश्चंस तो क्लास 9 के बच्चे लगाते हैं, राइट। सो आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। चलो इसके साथ ही साथ हम एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की और बात करते हैं, जो है हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की जब मैं बात करता हूँ, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे वेलोसिटी। तो चलो पहले इसको ऑब्जर्व करते हैं। सो लेट्स से हमारे पास ये बाइक है, और ये बाइकर देखो काफ़ी तेज़ स्पीड से बाइक चला रहा है, ठीक है। सो कभी इसकी स्पीड 260 है, कभी इसकी स्पीड 240 230, और थोड़ी थोड़ी कम हो रही है, बट स्टिल काफ़ी ही ज़्यादा स्पीड है, राइट। तो मैं अगर किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, लाइक अगर मैं बोलूँ इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे मैं इस बाइकर से इसकी स्पीड पूछता हूँ, तो मुझे दिख रहा है कि इसके स्पीडोमीटर पे क्या है 186, यानी इस पॉइंट पे इसकी स्पीड क्या है 186। और वहीं कुछ टाइम बाद अगर मैं इसकी स्पीड पूछता हूँ तो वो है 146, और कुछ टाइम बाद अगेन मैं इसकी स्पीड पूछता हूँ तो वो स्पीड क्या मिल रही है मुझे 167, राइट। तो यानी कि इसकी स्पीड लगातार चेंज हो रही है, राइट। हर इंस्टेंट पे इसकी स्पीड चेंज हो रही है, और जो कि जनरली हमारे साथ रियल लाइफ में ऐसा होता है, हम कंटिन्यूस सेम स्पीड से नहीं मूव कर सकते हैं, राइट। ये तो होना ही था, ऑब्वियस था, जब इतनी तेज़ी से आप बाइक चलाओगे वो भी ऐसे रोड्स पे, बिजी रोड्स पे, तो इसीलिए ऐसे स्टंट ना करें, ठीक है। आपके पास चाहे जितना अच्छा एक्सपर्टीज़ हो, चाहे मेरे जैसा ही क्यों ना कोई एक्सपर्ट हो, ऐसे स्टंट्स ना करें, ठीक है। खासकर मेरे जैसा एक्सपर्ट हो तो बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा, जो चीज़ सीखी वो ये थी कि
पहले तो इतनी तेज स्पीड से बाइक नहीं चलाना। और दूसरी चीज़ हमने जो सीखी कि हर इंस्टेंट पे जो स्पीड में जो चेंज हो रहा है उसको हम इंस्टेंटेनियस स्पीड से एक्सप्लेन कर सकते हैं। इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब क्या होता है, किसी पर्टिकुलर टाइम पे जो स्पीड होती है, जैसे अभी 227 दिख रहा है, यानी इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे सिर्फ ये जो 227 है, ये जो स्पीड है ये सिर्फ इस इंस्टेंट पे है, उसके बाद देखो चेंज हो गई। अभी दूसरे इंस्टेंट पे मैं बात करूं तो दूसरे इंस्टेंट पे स्पीड अभी कुछ 262 दिख रही है मुझे, राइट। तो इस तरह से हमारी स्पीड चेंज हो रही है, राइट। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब हो गया किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे हमारी स्पीड। अब हमने ये तो देखा कि ठीक है, एवरेज स्पीड निकालने के लिए किसी भी मोशन में, किसी भी ग्राफ का हमें अगर एवरेज स्पीड निकालना है तो एवरेज स्पीड के लिए हम क्या करते हैं, पोजीशन टाइम ग्राफ में हम उन दो पॉइंट्स को लोकेट करते हैं और उन दोनों पॉइंट को एक स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट करते हैं, और इस पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में ये जो दोनों पॉइंट के दोनों पोजीशंस के बीच का जो ये टाइम इंटरवल होगा, इस टाइम इंटरवल में जो एवरेज वेलोसिटी आती है वो इस लाइन का स्लोप होती है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, वो इस लाइन का स्लोप होती है, राइट। अब ये स्लोप वाले कॉन्सेप्ट को हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में कैसे यूज़ करेंगे, चलो फिलहाल तो हम ये देखते हैं, राइट। सो लेट्स से कि मुझे t इज इक्वल टू टी नॉट इज इक्वल टू 4 पे इंस्टेंट वेलोसिटी जाननी है, राइट। तो मैं उसके लिए क्या करूँगा, मैं एक टाइम इंटरवल जस्ट टी नॉट के पहले लूँगा, वो होगा t1, और एक टाइम इंटरवल टी नॉट के बाद लूँगा, वो होगा t2। अब इसको थोड़ा सा जूम इन करने से पहले एक चीज़ हम करते हैं, इनकी पोजीशंस को लोकेट कर लेते हैं। तो t1 पे ये पोजीशन है x1 और t2 पे ये पोजीशन क्या होगी, x2, ठीक है। अब हम सबको पता है कि ये जो t1 से t2 ये जो टाइम इंटरवल आ रहा है, ये जो टाइम इंटरवल है यानी डेल्टा टी का, तो इस टाइम इंटरवल डेल्टा टी में जो हमारी एवरेज वेलोसिटी होगी वो होगी चेंज इन पोजीशन यानी डेल्टा एक्स एक्स टू माइनस एक्स वन अपॉन टाइम इंटरवल टी टू माइनस टी वन। तो अब ये तो सेम वही एवरेज वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट हो गया जो हमने बात किया था, लेकिन थोड़ा सा इसको इंस्टेंटेनियस के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। अब अगर ध्यान से देखा जाए, अगर मैं क्या करूँ, ये जो मैंने t1 और t2 यहाँ पे माना है, मैं क्या करूँ, इसके जस्ट बगल में ये जो हमारा t0 है, इसके जस्ट बगल में मैं t1 और t2 को मान लूँ, ठीक है। और इसके जस्ट बगल में मैं t1 और t2 को ऐसे एज्यूम करूँ कि ये जो टाइम इंटरवल है, ये जो मेरा टाइम इंटरवल है, ये जो डेल्टा टी जिसकी मैं बात कर रहा था अभी तक, ये डेल्टा टी क्या है, ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो आ जाए, यानी ये जो टाइम इंटरवल है ये बहुत छोटा है, ये बहुत ही नेग्लिजिबल टाइम इंटरवल है, ठीक है। तो इस नेग्लिजिबल टाइम इंटरवल में अभी हमने क्या देखा था, हमने लिखा था जो एवरेज वेलोसिटी लिखा था वो हमने लिखा था डेल एक्स बाय डेल टी, ठीक है। अब अगर मैं यही डेल एक्स बाय डेल टी को कुछ इस तरह से लिख दूं कि डेल एक्स बाय डेल टी सच दैट लिमिट डेल्टा टी इज टेंडिंग टू ज़ीरो, तो इसको मैं डी एक्स बाय डी टी के फॉर्म में लिख सकता हूँ, ये इसका डिफरेंशियल फॉर्म है, ठीक है। ये इसका डिफरेंशियल फॉर्म है, इसका मतलब डी टी जो बहुत छोटा सा टाइम इंटरवल था, जो बहुत ही छोटा सा पिद्दी सा टाइम इंटरवल था, जो ऑलमोस्ट जीरो के इक्वल है, जो हमने, क्योंकि हमने क्या किया, हमने ये जो t1 और t2 जो दो अलग अलग टाइम माना है टी नॉट के अराउंड, ये बिल्कुल t1 टी नॉट के एकदम बगल में है, मतलब t1 और t2 के बीच में जो डिफरेंस है वो क्या है, वो दैट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे हम जो dx बाई dt वाला टर्म मिलेगा, ये मुझे क्या बता रहा है, दिस इज टेलिंग मी अबाउट इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। ये मुझे क्या बता रहा है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में बता रहा है, राइट। और एक और हम गजब की चीज़ यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे, वो गजब की चीज़ क्या है कि देखो, हम किसी भी टाइम इंटरवल में जब एवरेज स्पीड निकालते थे हम क्या करते थे, हम उन दोनों पॉइंट को उस पोजीशन टाइम ग्राफ पे लोकेट करते थे और फिर क्या करते थे, उसको उन दोनों पॉइंट को एक स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट करते थे। तो अगर मैं इन दोनों पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से यहाँ पे कनेक्ट करता हूँ लेट्स से, तो मुझे यहाँ पे क्या मिल रहा है, मुझे एग्जैक्टली ये टी नॉट जो पॉइंट है हमारा ग्राफ पे, उस टी नॉट पॉइंट पे स्लोप मिल रहा है मुझे, जो कर्व का जो स्लोप होगा टी नॉट पॉइंट पे, वही चीज़ मुझे मिल रही है। तो ये जो स्लोप मुझे टी नॉट पॉइंट पे एग्जैक्टली मिलेगा, वो मुझे किससे मिलेगा, डी एक्स बाई डी टी से मिलेगा, राइट। तो ये जो स्लोप होगा ये मुझे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी यहाँ पे बताएगा। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ समझ में आ गया होगा। इसका मतलब, लेट्स जूम आउट ऑफ दिस, इसका मतलब कि मैं अगर किसी भी पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जानना चाह रहा हूँ तो मैं सिंपली क्या करूँगा, लेट्स से कि मुझे कुछ इस पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी चाहिए, मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अपनी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी
चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, इस पॉइंट पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूँगा कुछ इस तरह से कि वो इस पॉइंट पे क्या होगी, जस्ट टेंजेंट होगी, इस कर्व के लिए टेंजेंट होगी। तो अब इस जो टेंजेंट का जो भी स्लोप होगा, इस टेंजेंट का जो स्लोप होगा, जो कि हम dx बाई dt से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, ये स्लोप मुझे क्या बता रहा है, ये स्लोप मुझे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में बता रहा होगा। सो आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किस तरह से हम ग्राफ से कैलकुलेट करते हैं, यानी कि ग्राफ में हमें किसी भी पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, तो सिंपली उस पॉइंट को पकड़ो, उस पॉइंट पे जो कर्व का स्लोप होगा वो हमारी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी, ठीक है। तो चलो एक बेसिक सा क्वेश्चन हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो, हमें जो क्वेश्चन मिलेंगे वो इस तरह से होंगे कि हमें एक्स और टी के फॉर्म में एक यानी पोजीशन और टाइम की एक इक्वेशन दी होगी और हमसे पूछा होगा कि किसी पर्टिकुलर टाइम पे चलो वेलोसिटी बताओ। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे, जैसा कि dx बाई dt का मतलब क्या होता है कि डिफरेंशिएटिंग पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे dx बाई डी टू 3.5 का जो डिफरेंशियल होगा वो 0 आ जाएगा, और 4.5 टी स्क्वायर का जो डिफरेंशियल होगा, टी स्क्वायर का डिफरेंशियल हो जाएगा 2t, और 4.5 एज इट इज़ हम लिख देंगे। सो वी आर गेटिंग dx बाई dt, यानी कि जो हमें वेलोसिटी मिल रही है, और ध्यान रहे ये जो वेलोसिटी है ये कैसी वेलोसिटी है, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, राइट, क्योंकि ये हमने dx बाई dt से कैलकुलेट किया, राइट। तो यहाँ से हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की वैल्यू मिल रही है 90। तो अगर मैं t इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी कैलकुलेट करता हूँ तो मुझे वेलोसिटी क्या मिलती है, v0 इज इक्वल टू 9 इंटू 0। तो आंसर क्या आएगा, 0। वहीं पे अगर मैं लेट्स से t इज इक्वल टू 1 पे वेलोसिटी कैलकुलेट करना चाहता हूँ तो मुझे मिलेगी वेलोसिटी 9 इंटू 1। 9 इंटू 1 का मतलब 9 मीटर पर सेकेंड, और t इज इक्वल टू 2 जो कि इस क्वेश्चन में पूछा है, मैं वेलोसिटी कैलकुलेट करना चाहता हूँ, तो v इज इक्वल टू 9 इंटू 2 मिलेगा, जो कि होगा 18 मीटर पर सेकेंड, राइट। सो आई होप कि हमें एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या एवरेज स्पीड, इन सारी चीज़ों का कॉन्सेप्ट हमें क्लियर हो चुका है। तो हमने मोशन को समझने वाले दो पैरामीटर्स को ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। पहला कि चेंज इन पोजीशन को कैसे कैलकुलेट किया जाए, और दूसरा कि जो पोजीशन में होने वाला चेंज है वो किस तरह से हो रहा है, उसे ग्राफ के साथ भी हमने आज ऑब्जर्व कर लिया और पूरी तरह से समझ लिया। अब अगले लेक्चर में हम ये पढ़ने वाले हैं कि ये जो स्पीड है, ये जो वेलोसिटी है, ये किस तरह से ये चेंज हो रही है, ठीक है। क्या ये स्पीड वेलोसिटी कांस्टेंट है, या इसमें जो चेंज हो रहा है वो किस तरह से चेंज हो रहा है, अगर बढ़ रही है तो कितनी तेजी से बढ़ रही है, और अगर घटेगी तो कितनी तेजी से, किस रेट से ये घट रही है, ठीक है। सो स्टे ट्यून्ड